Good morning, students. As we have completed our two chapters in political science, that is civics, first is the Indian Constitution and the second is the benefits of secularism, है ना, जिसमें हमने सेकुलरिज्म का बेनिफिट देखा और इंडिया स्पेशली इंडिया के टर्म में सेकुलरिज्म क्या होता है, उसकी नीड क्यों है, किस तरह अप्लाई हो रहा है, ये सब हमने देखा. एंड वी हैव just learn the chapter and even wrote the notes also. So it's turn to explain the question answer. So your first question is, why does a democratic country needs constitution? है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हो सकती है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसकी लैंग्वेज आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ सकते हैं. सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंस, महत्व, ठीक है. या ये भी पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है. इंस्टेड ऑफ दैट द क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस कि राइट इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब चेंज करके लैंग्वेज हो सकता है, बट मीनिंग विल बी सेम. तो लेट्स सी that why a democratic country need a constitution. A democratic country needs a constitution because यहाँ पर need के बाद में आपको s पुट करना है ना. बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने s पुट नहीं किया है. सो इन योर रजिस्टर यू जस्ट पुट नीड के बाद में आपको s पुट करना है. क्लियर है. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है बिकॉज क्योंकि it lays out the important guidelines that govern decision making within the various societies in the country. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गाइडलाइंस देता है जो एक डिसीजन मेकिंग पूरे सोसाइटीज़ के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन चल सके इसलिए. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमने नोट्स में भी इम्पोर्टेंस लिखे हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन के बाद हमने डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस लिखे. एंड इफ़ यू फाइंड द लैंग्वेज is easy there, so you can learn those also. We had written 10 importance of the constitution. Clear है. Second one is it lays down. What does mean by it? It refers to constitution. it का मतलब क्या है, it का मतलब है constitution. Clear है. It lays down the ideals that form the basis of the kind of country that its citizen aspire to live in. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे आदर्श स्थापित करता है. आइडियल्स, लेज डाउन आइडियल्स मतलब ऐसे आदर्श स्थापित करता है जिस जैसा कंट्री वहाँ के सिटीजन्स चाहते हैं, है ना. क्योंकि हम कैसा चाहेंगे, हम हमेशा एक अच्छा कंट्री चाहेंगे जिसके दौरान हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जिसमें हमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ नहीं हो, जिसमें हमें फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो. और कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के लिए एक अच्छा कंट्री एस्पायर, जो सिटीजन्स चाहते हैं इस टाइप का एक अच्छा कंट्री एस्पायर करने के लिए, ऐसा कंट्री फॉर्म करने के लिए जो सिटीजन्स एस्पायर करते हैं, अर्थात उनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है कि वो ऐसे कंट्री में रहें, ऐसे कंट्री को स्थापित करने में हेल्प करते हैं. क्लियर है. द थर्ड वन इज इट सर्व्स एज एस्पेक्ट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, इट सर्व्स एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एज द बेसिस बाय विच द कंट्री हैज़ टू बी गवर्न. वो कुछ बेसिक रूल, वो कौन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स रखता है और प्रिंसिपल्स अर्थात सिद्धांत रखता है जिसके द्वारा या फिर जिसके अकॉर्डिंग कंट्री गवर्न होना चाहिए. क्लियर है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इट प्रोवाइड्स रूल टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटीज़. क्योंकि ये चैप्टर पढ़ते समय हमने सेकुलरिज्म भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सोसाइटी का कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप पर अत्याचार ना कर सके. तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है, कुछ सेफ गार्ड्स मतलब रूल्स, सेफ गार्ड के रूल्स, उनको प्रोटेक्ट करने के रूल्स. किससे, सोसाइटी के माइनर ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है
ताकि सोसाइटी का कोई भी मेजोरिटी ग्रुप, चाहे वो रिलीजन के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, वो माइनॉरिटी ग्रुप पर किसी भी तरह का अत्याचार न कर सके. द नेक्स्ट वन इज इट लेज डाउन रूल्स दैट guard against the misuse of power by any politician leader. हमें पता है हम क्या करते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूज़ करते हुए हमारा वोटिंग जो राइट है ना, उसको यूज़ करते हुए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करके देते हैं, चुन के देते हैं, और वो सब एक साथ आकर हमारे कंट्री को गवर्न करते हैं. इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे रूल सेट करता है जिसके दौरान पॉलिटिशियन लीडर जो हमारे द्वारा चुने गए हैं और जो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो अपने पावर का, शक्ति का, पोस्ट का मिसयूज़ ना करें. नेक्स्ट वन इज इट also provides rights to its citizen to protect their freedom. कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपना फ्रीडम प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी देता है. अगर किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, देन वी कैन गो टू प्रोटेक्ट दोज इन कोर्ट्स. क्लियर है? आई होप दैट यू बेटर अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. और किसी भी लैंग्वेज में आए तो भी आपको अब वो सॉल्व करना आना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी है, एक टेबल फॉर्म में. कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस ही है, बट एक सिचुएशन देकर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन पूछा है. सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. लुक एट द वर्डिंग ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो. ये दो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, ये 1 एंड ये 2. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहले इन्हें पढ़िए और इनके वर्ड्स को बहुत प्रॉपर समझिए. फिर थोड़ा सा इन शॉर्ट दिया भी है कि क्या दिया है डॉक्यूमेंट्स में. द फर्स्ट कॉलम इज़ फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कॉलम है ये 1990 का नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन शो कर रहा है. द सेकेंड इज़ फ्रॉम द मोर रिसेंट इंटेरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. और ये सेकेंड वन जो है ये 2007 का इंटेरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल का, वो शो कर रहा है. तो अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, ये सारा तो हमने रीड किया, ठीक है, समझा. अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में उनको क्या जानना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टू एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबोव टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. नेपाल के दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो शेड्यूल, दो डॉक्यूमेंट यहाँ दिए हैं, ठीक है. तो चलो पढ़ने के लिए बोला है तो हम एक बार पढ़कर इन डॉक्यूमेंट्स को भी समझें. 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. 1990 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था. पार्ट 7 एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो मेन ऑफिसर रैंक्स होती है पार्लियामेंट की, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं. जैसे हमारे इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से 3 ऑर्गन हैं. फर्स्ट लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशियरी है. तो एग्जीक्यूटिव अर्थात मेन डिसीजन पावर की जो अधिकार है वो. क्लियर है? कौन कौन है एग्जीक्यूटिव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. क्लियर है? तो देखिए अब नेपाल का एग्जीक्यूटिव पार्ट 7 क्या कहता है. नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 1990 का आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग बताता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. किसके अंदर, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, केवल इन हिज मेजेस्टी. इट मीन्स इन किंग ओनली. ठीक है, आप अपनी बुक में देखकर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन करना. ये थोड़ा सा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर नहीं आएगा. आप एक बार अपनी बुक में कंफर्म करिएगा इस क्वेश्चन को और फिर लिखिएगा. वैसे मैंने आपको बता दिया है वेस्टेड इन हिज किंग ऐसा आएगा, क्योंकि जो नेपाल के अंदर है 1990 में मोनार्की सिस्टम था, ना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था. और मोनार्क का अर्थ होता है राजा. तो एग्जीक्यूटिव पावर और जो भी डिसीजन मेकिंग पावर था वो सब किसके अंदर था बेटा? किंग के अंदर था. ठीक है. अब 2007 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल देखिए, फेडरल एग्जीक्यूटिव है,
फेडरल का मतलब जहाँ पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स गवर्नमेंट है, इस तरह से फेडरल एग्जीक्यूटिव कहलाती है। तो आर्टिकल 75 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव power of Nepal shall be pursuant in his constitution and he vested in and be vested in the council of ministers। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2007, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थात संविधान जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ हमने देखा 1990 का, तो इसमें क्या था, इसमें उनके किंग में सारे डिसीजन पावर थे और उनकी जो लिमिटेड, ये जो हमने इरेज किया, ये हम अगर कंसिडर करें तो इसकी लिमिटेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी किंग की, है ना, जो लिमिटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके पास। क्लियर है? तो ये हमने डॉक्यूमेंट पढ़े। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस in who exercises executive power in the above two constitution of Nepal। अब जो दो एग्जीक्यूटिव पावर बताए गए उन दोनों में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो लेट्स सी द डिफरेंस इन who exercises executive power in the given two constitution of Nepal is that, ये फ़र्क है कि ये फर्स्ट सेंटेंस में हमने पूरा क्वेश्चन में से सेंटेंस उठाया है एंड वी जस्ट स्टेटेड हियर कि ये फ़र्क है कि इन 1990 कॉन्स्टिट्यूशन दिस पावर वेस्टेड इन द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो सारे पावर वेस्टेड होना मतलब निहित होना, है ना, किसी के पास होना। तो ये काउंसिल, ये जो पावर्स हैं ये किंग के पास और उसकी लिमिटेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर राजा होते थे, उसके मंत्रीगण होते थे, है ना, उनके पास जो मेन पावर्स है वो होती थी। वाइल का अर्थ होता है जबकि। हम जब दो कंट्रोवर्सी बात बताते हैं तो हम लिखते हैं हिंदी में जबकि। तो इस तरह से वाइल का अर्थ यहाँ पर है जबकि। ये जो थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है मुझसे, सो हाँ जी ठीक है, तो ये अंडरस्टूड। तो वाइल इन द 2007 interim constitution of Nepal, executive power changed hands to be being vested only in the council of ministers। जबकि एग्जीक्यूटिव पावर 2007 क्या बताते हैं कि जो मेन पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होंगे, देयर बाय मेकिंग नेपाल अ डेमोक्रेसी फ्रॉम बीइंग अ मोनार्की। जो नेपाल को क्या बनाता है, मोनार्की की जगह एक डेमोक्रेसी बनाता है ना, जहाँ पर अब राजा की सत्ता की जगह प्रजा की सत्ता चलेगी। नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ मोनार्की। मोनार्की नहीं है नेपाल में, सो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें चाहिए। द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड पावर इन द किंग, but when the country is now democratic, a new constitution is needed to reflect the democratic ideals of Nepal that the people movement desired and fought for। जिसके लिए लोग लड़े, वहाँ से मोनार्की जो है वो ख़त्म करके डेमोक्रेसी करवाई और अब उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें सारे पावर जो हैं वो राजा के पास नहीं होते हुए प्रजा के पास हो। In order to achieve this, all its constitutive rules must be changed, और उसके लिए सारे constitutive rule change होने होंगे। Let's see the third question. What would happen if there were no restriction on the power of elected representatives? जो हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके देते हैं यूजिंग द एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर उनके लिए कुछ रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ बंदिशें नहीं होगी तो क्या होगा। सो लेट्स सी क्या होगा।
द लीडर्स माइट मिसयूज पावर्स गिवन टू देम। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बनाया क्या, कि द लीडर्स माइट मिसयूज द पावर्स गिवन टू देम। लीडर्स जो हैं हमारे द्वारा चुनकर दिए हुए, वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना हो। And the second one you can write that the constitution provides safeguard against this misuse of power by our political leaders। और constitution जो है कुछ safeguard अर्थात हमें सुरक्षा प्रदान करता है जिससे ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सकें। क्लियर है बेटा? आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो? हमने बहुत अच्छे से डीप सेंस में चैप्टर 1 बाय 1 वर्ड पढ़ा है और उसके अंदर ये सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। बट फिर भी क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये पता चलता है, आंसर कैसा होना चाहिए पता चलता है, एंड दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स अगेन। एंड आई जस्ट रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो वेरी प्रॉपरली। बहुत आराम से, एक बार में समझ में नहीं आए तो आप अगेन दूसरी बार देखिएगा। क्लियर है? लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी। कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उसमें आपको माइनॉरिटी क्या है, मतलब जो वीक सेक्शन है वो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक रीज़न लिखना है कि वाई यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन। और फिर साथ के साथ आपको ये भी लिखना है कि इस सिचुएशन में माइनॉरिटी पहचाननी है, माइनॉरिटी क्या है। और फिर ये भी लिखना है कि आपको क्यों लगता है कि माइनॉरिटी के व्यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो भी लिखना है। तो फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है कि इन अ स्कूल विद इन 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। क्लियर है? 30 टीचर्स में से 20 टीचर जो हैं वो मेल हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी सेक्शन क्या हो गया, कॉमन वेरी टू अंडरस्टैंड कि विमेन जो हैं वो माइनॉरिटी सेक्शन हो गया। मतलब जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पता चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने बताया था भेदभाव, है ना? तो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पता चल रहा है। मेन डोमिनेट ग्रुप हो गया और विमेन जो हैं वो यहाँ की माइनॉरिटी ग्रुप हो गई। क्लियर है? तो देखिए इसका आंसर हमने किस तरह से फ्रेम किया है। फर्स्ट देखो, फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी, अभी बताया मैंने आपको। द फीमेल टीचर्स मस्ट बी अलाउड स्पेस टू वॉइस देयर ओपिनियन so that their efforts at teaching are not hindered by their minority status। अब क्या सिचुएशन दी है, कैसे हमें लगता है कि माइनॉरिटी के व्यूज़ सुनने चाहिए? तो टीचर्स को अपने व्यूज़ जो हैं टीचिंग में जो इनोवेशंस है या टीचिंग के बारे में उनके क्या ओपिनियन है ये बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि उनके राइट्स जो हैं वो उनका दमन ना हो, वो ख़त्म ना हो। क्लियर है? लेट्स सी द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन कह रही है कि इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, है ना? एक सिटी बताया है, उस सिटी में 5% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। इसका अर्थ माइनॉरिटी ग्रुप क्या हो गया, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाली जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी ग्रुप हो गया, है ना? तो बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी। तो फिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे उनके अधिकारों का दमन ना हो। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। हमने देखा राइट टू फ्रीडम, जब फंडामेंटल राइट पढ़े थे कि राइट टू फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन। आपको यहाँ को रिलेट करनी आनी चाहिए फटाफट चीज़ें, है ना? हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़े थे, एक फंडामेंटल राइट ये बताता है कि हमें अपने रिलीजन को, धर्म को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। तो उसी फंडामेंटल राइट के तहत पीपल ऑफ अदर फेथ मस्ट रेस्पेक्ट द रिलीजन अदर देन देयर ओन। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि माइनॉरिटी ग्रुप का दमन ना हो, तो हमें अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए बट दूसरों के रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर है? लेट्स सी द थर्ड सिचुएशन गिवन हियर। थर्ड सिचुएशन कह रही है कि इन अ फैक्ट्री मेस, मेस का मतलब होता है जहाँ हम खाना खाते हैं, एक तरह से कैंटीन टाइप हम कह सकते हैं ना। इन अ फैक्ट्री में फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन। क्लियर है? तो यहाँ माइनॉरिटी क्या हो गई,
तो माइनॉरिटी हो गई है नॉन वेजिटेरियन लोगों की, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन आर इन माइनॉरिटी, फूड चॉइस इज पर्सनल विश, सो ही शी शुड हैव द फ्रीडम टू ईट व्हाट ही शी वांट्स, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा कि भाई ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, सबके अपने सिद्धांत होते हैं, तो ये इंडिविजुअल वो पर्सन डिसाइड करेगा कि उसकी क्या चॉइस है और उसे क्या खाना है, तो उस अकॉर्डिंग उसे खाना मिलना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ सिचुएशन, अंडर प्रिविलेज्ड आर इन माइनॉरिटी, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय देयर बर्थ, सो देयर व्यूज हैव टू बी रेस्पेक्टेड। सॉरी, मैंने यहाँ आंसर पढ़ लिया, पहले सिचुएशन पढ़ते हैं। In a class of 50 students, 40 belongs to more well-off families. Well-off, O-double-F, off जो है वो निगेटिव सेंस दिखाता है, well-off मतलब जो सदृढ़ नहीं है, है ना, जो संभ्रांत परिवारों से नहीं है, जिनकी आर्थिक हालत थोड़ी खस्ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अंडर प्रिविलेज्ड आर इन माइनॉरिटी, सिटीजन कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय देयर बर्थ, सो देयर व्यूज हैव टू बी रेस्पेक्टेड। जो सिटीजन्स हैं अर्थात जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किस क्लास में, सोसाइटी के किस ग्रुप में जन्म लिया है, इससे उन्हें डिस्क्रिमिनेट, उन पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द कॉलम ऑफ द ऑन द लेफ्ट लिस्ट some of the key features of Indian Constitution. In the other column, write 2 sentences in your own words on why think is feature is important, ठीक है। ये कुछ की फीचर्स दिए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम अगर क्वेश्चन को समझें तो ये जो सेकंड दिया है कॉलम, इसमें आपको इनके सिग्निफिकेंस अर्थात इम्पोर्टेंस लिखने हैं। फेडरलिज्म का इम्पोर्टेंस लिखना है 2 सेंटेंस में, सेपरेशन ऑफ पावर्स का लिखना है 2 सेंटेंस में, फंडामेंटल राइट्स का लिखना है 2 सेंटेंस में, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का लिखना है 2 सेंटेंस में। क्लियर है? ड्यू टू वी डोंट हैव हियर इनफ स्पेस, सो आई हैव रिटन दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। हमने यहाँ लिखे हैं, तो फेडरलिज्म का हमने क्या इम्पोर्टेंस लिखा है देख लेते हैं फटाफट। इट एंश्योर्स नेशनल यूनिटी एट द सेम टाइम अलाउज इंडिविजुअल प्रोग्रेस। हमने नेशनल यूनिटी को भी ध्यान रखा है और इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए स्पेस भी दिया है ना। कैसे? तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट चलती है, अर्थात पूरा भारत एक है, ये यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू हमें पता चलता है ना। जो केंद्र से, जो दिल्ली से शासित होती है गवर्नमेंट, उससे ये बताता है कि दो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बट देन एंड देन वी आर यूनाइटेड। क्लियर है? अब स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे राजस्थान सरकार है ना, इसके चीफ मिनिस्टर हैं अभी गहलोत जी, ठीक है। तो उसी तरह से सभी जो 29 स्टेट्स हैं, उन 29 स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। अभी अपनी अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कंप्लीटली उनके स्टेट को एक प्रोग्रेस करने का, इंडिविजुअल प्रोग्रेस का अलग से अधिकार भी दिया है। जैसे राजस्थान स्टेट में क्या प्रोग्रेस नीड है, ये राजस्थान की सरकार डिसाइड कर सकती है। महाराष्ट्र में क्या प्रोग्रेस नीड है, ये महाराष्ट्र की सरकार डिसाइड कर सकती है। तो हमने दोनों बातें बताई है फेडरलिज्म में कि पूरा नेशन यूनाइटेड है बाय यूनियन गवर्नमेंट और सबको अपना इंडिविजुअल प्रोग्रेस का अधिकार है, ये बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि अ फेडरल गवर्नमेंट अलाउज द सेंटर टू होल्ड सुप्रीम पावर बट ईस्ट कंस्टिट्यूएंट स्टेट हैव सम पावर्स एज वेल। ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है पहले ही पॉइंट में बहुत अच्छे से। क्या कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सेंटर को पूरा सुप्रीम पावर देती है ना। सेंटर में जो डिसीजंस होते हैं, जो लॉज बनते हैं, वो पूरे देश में लागू होते हैं, और उसके साथ साथ ही कंस्टिट्यूएंट जो स्टेट हैं उन्हें कुछ पावर्स देती हैं कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रेस भी कर सकें। दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरलिज्म, ये बेटा एक ही कॉइन के दो पहलू हैं।
बहुत सिंपली हम उसी चीज़ को यहाँ डिफाइन करते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके देखते हैं. टिरानिकल यूज़ ऑफ पावर इज अवॉइडेड सिंस इट डज नॉट वेस्ट पावर इन सिंगल अथॉरिटी. क्या होगा, अगर सिंगल अथॉरिटी को हम पावर दे देंगे तो क्या होगा कि उसका मिसयूज़ भी संभव है ना. जैसे किसी एक को दे दिया, भाई ये भी पावर तुम्हारे पास, ये भी पावर तुम्हारे पास, ये भी पावर तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगी, डेमोक्रेटिक जो पावर है वो ऑलमोस्ट किस तरह की बन जाएगी, वो ऑलमोस्ट बन जाएगी मोनार्किकल टाइप की. और इसलिए हमने पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सेपरेशन किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं गवर्नमेंट में, सबको अलग अलग पावर्स हैं, सब अलग अलग अधिकारी अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं. क्लियर है. तो हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बनाए हैं. 3 ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपने अपने काम को चेक करते हैं, देयर बाय मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस, और उसके तहत बहुत अच्छे से गवर्नमेंट में और कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा बैलेंस होता है. 3 ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब किया तब भी देखिए. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग का काम करता है, सेकंड एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और थर्ड होता है जुडिशियरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट से दूर रहकर बिल्कुल न्यूट्रल रूप में जो है वो पूरे देश के न्याय के लिए काम करता है. क्लियर है. थर्ड पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ फंडामेंटल राइट्स, हम ना ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स, तो इसका इम्पोर्टेंस आप बहुत इजीली लिख सकते हैं. दे कन्फर्म टू अ ह्यूमन सोसाइटी, एक मानवता वाली सोसाइटी जो है, एक कोऑर्डिनेशन वाली सोसाइटी जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है स्थापित करता है. सेकंड वन, दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट यूज़ ऑफ पावर बाय द स्टेट. एक जो ग्रुप है किसी भी कोई भी तरह से मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप पर अत्याचार ना करे, इस चीज़ का ध्यान फंडामेंटल राइट्स रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है. इट अपहोल्ड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना. ये क्या देता है हमें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अर्थात द सिटीजन्स ऑफ ईयर्स 18 और अबोव दैट कैन वोट एंड गिव इट्स ओपिनियन, है ना. हम वोट देने का मतलब ही क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, हम खुद अपनी सरकार बनाते हैं, और हम सब मिलकर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इस कंट्री को गवर्न करते हैं. दिस entails the fact that the people of country play a direct role in electing their representatives to run the state as well as the nation. और इस तरह से हम अपना रोल प्ले करते हैं देश और स्टेट को चलाने के लिए. यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किए हैं. अगर सेकंड अभी एक साथ ही करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो वेरी कंसंट्रेटली, है ना. बहुत अच्छे से ध्यान से आपको वीडियो देखना है, क्वेश्चंस को समझना है, ये आपको आंसर लर्न करने में हेल्प करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, so thank you for watching this video, and if yet you don't have subscribed, so please share, subscribe and like the channel. Thank you very much. Bye bye, have a good day.